दर्शकों, महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। चुनाव में उतरे महायुति और महाविकास आघाड़ी ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा नहीं की है, लेकिन अंदर खाने कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकसी जारी है। इस बीच चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलेगी। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि सीएम पद की चर्चा के बीच इस पर आदित्य ठाकरे ने सभी सवालों का जवाब दिया है। वह एबीपी न्यूज समिट में बोल रहे थे। बता दें कि इससे पहले एक कार्यक्रम में शरद पवार और जयंत पाटिल ने यह सुझाव दिया था कि महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री सुप्रिया सुले बन सकती है। आपको बता दें कि यह पूछे जाने पर कि महाराष्ट्र में कोई महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा, महिलाएं मुख्यमंत्री बनती है या नहीं, ऐसा होता रहता है, यह राजनीति का हिस्सा बन गया है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। ठाकरे ने बताया कि महाराष्ट्र पर बीजेपी संस्कृति थोपी जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पद का फैसला जनता करेगी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के हितों की चर्चा करने वाला मुख्यमंत्री बनने वाला है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारे सभी सर्वेक्षणों में कई लोगों ने मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे पर विश्वास जताया है। किसानों, महिलाओं, छात्रों, डॉक्टरों, आशा सेविकों और कई उद्योगपतियों को भी हमारी सरकार पर भरोसा था। वे जानते थे कि यह आदमी हमें धोखा नहीं देगा, हमें लूटेगा नहीं। यह लड़ाई हमारे अस्तित्व के लिए नहीं है, पार्टी सच्ची या झूठी इस पर नहीं है। यह लड़ाई महाराष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व की है। यह महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की लड़ाई है। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आगे ये भी कहा है कि भाजपा महाराष्ट्र को नष्ट करने जा रही है। वे राख को महाराष्ट्र में रखकर रंगोली को गुजरात ले जा रहे हैं। ऐसी कड़ी आलोचना आदित्य ठाकरे ने बीजेपी की है। तो वही दर्शकों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का संग्राम शुरू हो गया है। राज्य में 20 नवंबर को मतदान होगा। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि राज्य में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने भविष्यवाणी की है कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में कौन सत्ता में आएगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। राज ठाकरे ने हाल ही में एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपना पक्ष स्पष्ट किया। इसी दौरान उनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र में सत्ता में कौन आएगा और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बारे में बोलते हुए उन्होंने सीधे तौर पर नेता का नाम बता दिया है। राज ठाकरे ने कहा है कि मुझे लगता है कि राज्य में महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी और अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब आप मुझसे 2029 में यह सवाल पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मुख्यमंत्री होगा। मेरी यह बात आप लिख कर लो। तो वही आगे बोलते हुए महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा जब उनसे पूछा गया तो राज ठाकरे ने स्पष्ट नाम लेकर कहा, मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, वह निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि इस बीच पिछले विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे पहली बार चुनाव लड़े थे। उस वक्त मनसे ने वर्ली में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। तो अब जब अमित ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बात पर चर्चा चल रही थी कि क्या उद्धव ठाकरे उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने महेश सावंत की उम्मीदवारी की घोषणा की। इस बारे में पूछे जाने पर राज ठाकरे ने कहा, आदित्य के लिए मैंने सोचा कि भले ही पार्टी मेरे खिलाफ है, लेकिन मैं राजनीति और रिश्तों को अलग तरह से देखता हूँ। मैं बचपन से इसी मानसिकता से बड़ा हुआ हूँ। तभी मैंने सोचा कि हमें वर्ली में आदित्य के सामने उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। मैंने तो यही सोचा था। मुझे उम्मीद नहीं है कि सब लोग वैसा सोचेंगे जैसा मैं सोच रहा हूँ। मैंने वो काम अच्छी सोच के साथ किया था। अगर दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है तो उन्हें ऐसा करना चाहिए, अन्यथा उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा भी राज ठाकरे ने कहा। तो देखा दर्शकों, कैसे सीएम पद को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में नए नए नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला सीएम, ये तो नतीजों के बाद स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल देखा जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। अब देखना होगा कि इस विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। दर्शकों, देश में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल है। महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी की सफलता के लिए नए नए पैतरे आजमाते नजर आ रही है। महाराष्ट्र में इस वक्त महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप और दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार शिवसेना ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए बड़े नेता को पार्टी में शामिल कर लिया है। तो आइए जानते हैं क्या है खबर विस्तार से। बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने पश्चिमी महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कोल्हापुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा कांग्रेस विधायक जयश्री जाधव ने अपने बेटे के साथ गुरुवार को आधिकारिक तौर पर शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के मौके पर कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि इससे कोल्हापुर में शिंदे की शिवसेना को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जाधव ने पार्टी में शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे ने उन्हें कोल्हापुर जिला शिवसेना महिला आघाड़ी प्रमुख और शिवसेना उपनेता
नेता भी नियुक्त कर दिया है। बता दें कि जाधव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए। इस पार्टी प्रवेश के चलते सांसद नरेश मस्के, सांसद धैर्यशील माने, पूर्व सांसद संजय मांडलिक मौजूद थे। आपको ये भी बता दें कि इस पार्टी एंट्री की जानकारी एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। शिंदे ने एक्स पर पोस्ट कर लिया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि कोल्हापुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक जयश्री चंद्रकांत जाधव आज 31 अक्टूबर को सार्वजनिक रूप से अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ शिवसेना में शामिल हो गए। इस अवसर पर उनका पार्टी में सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया और उन्हें भविष्य में राजनीतिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी। जयश्री जाधव के बेटे सत्यजीत जाधव भी इस समय सार्वजनिक रूप से शिवसेना में शामिल हुए। वही जयश्री चंद्रकांत जाधव के शिवसेना में शामिल होने के बाद यह घोषणा की गई कि उन्हें कोल्हापुर जिला शिवसेना महिला आघाड़ी प्रमुख और शिवसेना उपनेता नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही ये भी घोषणा की गई कि सत्यजीत जाधव को उद्योग क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बता दें कि इस अवसर पर शिंदे ने राय व्यक्त करते हुए कहा है कि कोल्हापुर जिले में जयश्री जाधव के प्रवेश से शिवसेना को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा है कि मौजूदा विधायक होने के बावजूद उन्होंने शिवसेना में शामिल होते हुए महिला बहनों के लिए काम करने की इच्छा व्यक्त की, जो वास्तव में सराहना करने वाली बात है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महायुति सरकार ने पिछले 2 वर्षों में राज्य में महिलाओं की उन्नति के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की है और वे इन योजनाओं को कोल्हापुर की आम महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस पार्टी प्रवेश दौरान सांसद नरेश मस्के, शिवसेना सांसद धैर्यशील माने, पूर्व सांसद संजय मांडलिक, निगम के उपाध्यक्ष कोल्हापुर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए शिवसेना उम्मीदवार राजेश क्षीरसागर, शिवसेना उद्योग आघाड़ी के अध्यक्ष उदय सामंत और कोल्हापुर शिवसेना के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित थे। वही खबर ये भी है दर्शकों की पार्टी से उम्मीदवारी नहीं मिलने से जलगांव जिले के 11 में से 6 विधानसभा क्षेत्रों में असंतुष्ट दावेदारों ने स्वपक्षियों के खिलाफ ही बगावत का बिगुल बजा दिया है। ऐसे में इस विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति के सामने विद्रोहियों को रोकने की बड़ी चुनौती है और उन्हें मनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जैसा कि कुछ विद्रोहियों ने घोषणा की है कि वे किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेंगे, उन पर अलग अलग तरीकों से दबाव डाला जा रहा है और लालच दिया जा रहा है। चूंकि महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों के विद्रोही जिले में भारी है, इसलिए उनके आसानी से पीछे हटने की संभावना नहीं है और उन पर दबाव डाला जा रहा है। इससे विद्रोहियों के परिवार को भी नुकसान हुआ है। भाजपा के पूर्व उपमहापौर डॉक्टर अश्विन सोनवने और पूर्व नगर सेवक मयूर कापसे ने विधानसभा के जलगांव शहर निर्वाचन क्षेत्र में अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार विधायक सुरेश भोले के खिलाफ स्वतंत्र नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो देखा दर्शकों, चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी की अंदरूनी कलह रोकने और दल बदल पर राजनीतिक खेल खेलती नजर आ रही है। देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव नतीजों के बाद किस पार्टी की झोली में सत्ता का ताज जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त राजनीतिक माहौल काफी तेज है। बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला चर्चा के केंद्र में था। इस घोटाले पर बीजेपी और शिवसेना ने अजित पवार और एनसीपी की आलोचना की। हालांकि अब राजनीतिक गणित बदल गया है और इस बार अजित पवार बीजेपी और शिवसेना के साथ सत्ता में है। इन तीनों पार्टियों का महायुति गठबंधन एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव का सामना कर रहा है। इसलिए इस चुनाव में तीनों दल एक साथ मिलकर अपने सरकार के विकास कामों के आधार पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। हालांकि खबर अजित पवार के एनसीपी के कद्दावर नेता नवाब मलिक को लेकर सामने आई है, जिसमें बीजेपी खुले तौर पर मलिक के विरोध में बयानबाजी करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि एनसीपी के नवाब मलिक को मानकुर शिवाजी नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में बीजेपी ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया है। इससे महायुति गठबंधन में विवाद खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वह नवाब मलिक के प्रचार में नहीं जाएगी। साथ ही बीजेपी नेता कह रहे हैं कि नवाब मलिक के दाऊद से रिश्ते हैं। इसको लेकर अब नवाब मलिक ने बीजेपी नेताओं को चेतावनी दी है। वह TV9 मराठी को दिए गए इंटरव्यू में बोल रहे थे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मैं उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा जो मुझ पर दाऊद के साथ संबंध रखने का आरोप लगाएंगे। क्रिमिनल आतंकवाद का कोई मेरे ऊपर मामला नहीं है। जो लोग मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, मैं उनके खिलाफ हाईकोर्ट जाने वाला हूँ। मलिक ने यह भी बताया कि मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करने जा रहा हूँ। ये सभी आरोप निराधार है, ऐसा भी नवाब मलिक ने कहा है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। साथ ही बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा है कि हम दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में शामिल व्यक्ति के अभियान में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में नवाब मलिक ने इन बीजेपी नेताओं की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं आपसे मेरे चुनाव अभियान में आने का आग्रह नहीं कर रहा हूँ। जनता का समर्थन मेरे साथ है, इसी आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। मलिक ने यह भी बताया कि मेरे साथ दाऊद का नाम जोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई करूंगा।
रहूंगा, मैं अपनी विचारधारा कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वही बीजेपी विधायक और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा है कि महायुति गठबंधन में सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने का फैसला किया है। विषय केवल नवाब मलिक की उम्मीदवारी का था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट ने नवाब मलिक को मानकुर शिवाजीनगर से निर्वाचन क्षेत्र उम्मीदवार बनाया है। उप मुख्यमंत्री और हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस हमें पहले ही मलिक के संबंध में हमारी स्थिति बता चुके हैं। मैंने भी बार बार बीजेपी की स्थिति स्पष्ट की है। आज मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर अजित पवार ने मलिक को नामांकित किया है तो बीजेपी उनके प्रचार के लिए नहीं जाएगी। इसके साथ ही शेलार ने कहा है कि भाजपा द्वारा मलिक को बढ़ावा देने का सवाल ही नहीं उठता। हम दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में किसी व्यक्ति के चुनाव अभियान में हिस्सा नहीं लेंगे। आपको ये भी बता दें कि उधर सना मलिक की मुहिम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सना मलिक को एनसीपी अजित पवार ने अनुशक्ति नगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। जिस मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया उसमें सना मलिक की संलिप्तता का कोई सबूत सामने नहीं आया है। अगर ऐसा कोई सबूत नहीं है तो सना मलिक एनसीपी अजित पवार महायुति गठबंधन का वैकल्पिक तौर पर बीजेपी का उम्मीदवार होंगी। हम उनका समर्थन करेंगे। तो देखा दर्शकों, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मलिक के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में क्या नवाब मलिक अपनी सीट बचा पाएंगे या फिर कुछ और खेल देखने को मिलता है, ये तो चुनाव नतीजों के बाद स्पष्ट हो ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति को खराब करने वाले नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करने वाले संजय राउत और संजय राउत को महत्वपूर्ण नहीं बताने वाले देवेंद्र फडणवीस की एक फोटो इस समय चर्चा में है। देवेंद्र फडणवीस ने भी इस तस्वीर के बारे में बताया है। ऐसे में दर्शकों, विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति चर्चाओं से गर्म है। क्या शिवसेना बीजेपी में सुलह होगी या चुनाव के बाद कुछ और भी नाटकीय ड्रामा देखने को मिलता है, ऐसे कई कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल पूरी खबर ये है कि एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत का इंटरव्यू हुआ। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और सद्भावना बैठक हुई, इसलिए इस दिन की फोटो ऑफ द डे की चर्चा रंगीन हो गई है। आपको जानकारी दे कि संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस दो ऐसे नेता हैं जिनके बीच संघर्ष हमेशा देखने को मिलता है। ऐसे में जब वे एक दूसरे से मुस्कुराते हुए और हाथ मिलाते हुए मिलते हैं तो राजनीति में चर्चा होना लाजमी है। आपको बता दें कि इससे पहले संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के खलनायक है। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को खराब कर दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को बेहद गंदे स्तर पर पहुंचा दिया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के खलनायक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति देवेंद्र फडणवीस का प्रेम पुतना मौसी का प्रेम है। वो उनका राजनीतिक प्रेम है। जब वे सत्ता में नहीं थे तो वे विदर्भ को अलग करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शादी न करने का भी फैसला किया था। संजय राउत ने ऐसी कड़ी आलोचना फडणवीस की थी। इसके अलावा संजय राउत ने पहले भी कई बार देवेंद्र फडणवीस की आलोचना कर चुके हैं। उनके बारे में जवाब देने से बचते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राजनीति में मेरा स्तर हमेशा बना रहना चाहिए। फडणवीस ने बताया कि मुझसे संजय राउत के बारे में सवाल मत पूछो। मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो गांजा पीते हुए लेख लिखते हैं। पता चला कि संजय राउत लंदन में हैं। वह अच्छे मनोचिकित्सक भी है। ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत पर टिप्पणी करते हुए कहा था। देवेंद्र फडणवीस हमेशा कहते रहे हैं कि संजय राउत के बारे में मुझसे मत पूछो। देवेंद्र फडणवीस हमेशा कहते रहे कि राजनीति में मेरा स्तर बनाए रखे। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसी चुनाव को लेकर जोरदार प्रचार अभियान चल रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों के जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। तो वही विपक्ष सरकार की आलोचना कर रही है कि वह किस स्तर पर कम पड़ गई है। बता दें कि एनडीटीवी मराठी मैनिफेस्टो कॉन्क्लेव के दौरान संजय राउत और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कुछ पल के लिए मुलाकात हुई। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत से हाथ मिलाया था। देवेंद्र फडणवीस ने बताया था कि आज की ये फोटो ऑफ द डे है। इस पर संजय राउत ने कहा कि उतनी तो आनी चाहिए। इसके बाद दोनों दिल से मुस्कुराए और दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और अलविदा कहा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक विरोधियों से मुस्कुराकर मिलने की परंपरा यशवंतराव चौहान से आई है। मानो ये फोटो कह रही हो कि हमने भी इसे संभाल कर रखा है। तो देखा दर्शकों, संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस के हाथ मिलाने वाली पीक इस विधानसभा चुनाव में नए नए तर्क वितर्क पैदा कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद क्या क्या नया समीकरण बिठाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।